एक सुहानी सुबह थी। पक्षी चहचहा रहे थे, मयूर नृत्य कर रहे थे और हवा में एक अद्भुत मिठास घुली हुई थी। मगर अकबर के दरबार में एक अलग ही हलचल थी। आज हम एक नया फैसला सुनाएंगे, अकबर बोले। सभी दरबारी ध्यान से सुनने लगे। हमारा राज्य न्यायप्रिय है, लेकिन कई बार अपराधी इतने चालाक होते हैं कि कानून का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आज से ऐसे अपराधियों को 2 विकल्प दिए जाएंगे, या तो 100 प्याज खाओ या 100 जूते खाओ। बीरबल मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक थी। कुछ खास आने वाला है। उसी दिन दोपहर को एक शिकायत लेकर एक वृद्ध महिला दरबार में आई। जहांपनाह, मैं एक गरीब विधवा हूं। मेरे खेत की देखभाल के लिए मैंने अपने पड़ोसी गोपाल को जिम्मेदारी दी, पर उसने मेरी सारी फसल चुरा ली। अकबर ने गुस्से से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? हाँ हुजूर, गांव के कई लोग जानते हैं। गोपाल खुद मान चुका है। गोपाल को दरबार बुलवाया गया। कहो गोपाल, क्या तुमने फसल चुराई? अकबर गरजे। गोपाल ने हकलाते हुए कहा, हुजूर, माफी चाहता हूं। लालच में आकर गलती हो गई। अकबर ने निर्णय सुनाया, तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन चूंकि यह पहला अपराध है, तुम्हें 2 विकल्प दिए जाते हैं, 100 प्याज खाओ या 100 जूते। दरबार में खामोशी छा गई। गोपाल ने सोचा, जूते खाना तो बेइज्जती है, प्याज ही खा लेता हूं। मैं प्याज खाऊंगा, गोपाल ने कहा। फौरन प्याज लाए गए। लाल, तीखे, रसीले प्याज। पहला प्याज, गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरा, जीभ जलने लगी। तीसरा, पेट में मरोड़। 10वें तक आते आते वो जमीन पर बैठ गया। बस करो, मैं अब नहीं खा सकता। अब मैं 100 जूते खाऊंगा। अकबर ने आज्ञा दी, ठीक है, अब इसे 100 जूते मारे जाए। जूते पड़ने लगे। 1, 2, 3। गोपाल कराह रहा था। 20वें जूते के बाद वो चिल्लाया, हुजूर, मैं फिर प्याज खा लूंगा। अकबर ने सिर पकड़ा। ये आदमी फैसला ही नहीं कर पा रहा। बीरबल मुस्कुराया। उसकी आंखों में शरारत थी। अब फिर प्याज शुरू हुए। 10 प्याज के बाद गोपाल फिर चिल्लाया, नहीं, नहीं, फिर से जूते मारो, पर प्याज मत दो। सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। आखिरकार जब 50 प्याज और 60 जूते खा चुका था, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्यों चुप थे? क्या तुम्हें इस फैसले में कोई दोष नहीं दिखा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दोष फैसले में नहीं, उसे अपनाने वाले की बुद्धि में था। जो आदमी न अपने अपराध की गंभीरता को समझे, न सजा का अर्थ, वो ऐसा ही भटकेगा। थोड़ी सजा वहां, थोड़ी यहां, अंत में पूरी सजा भुगतेगा। अकबर मुस्कुराए, तो तुम कहना चाहते हो कि अपराध का हल बीच का रास्ता नहीं होता, बल्कि स्पष्ट निर्णय होता है? बिल्कुल जहांपनाह। सच्चे मन से अपराध स्वीकार करने वाला ही बदलाव का पात्र होता है। जब गोपाल गांव लौट कर गया, तो लोग उसकी हालत देख हंसने लगे। बच्चे कहते, देखो, ये है वो आदमी जिसने प्याज और जूते दोनों खाए। किसानों ने कहा, इसे कहते हैं न बुद्धि और न शर्म, लालच में सब गवा दिया। और वृद्ध महिला ने बीरबल को धन्यवाद दिया। आपने सिर्फ न्याय नहीं दिया, बल्कि सबको सिखा दिया कि सजा से बचना नहीं चाहिए, बल्कि सीख लेनी चाहिए। दरबार में ये घटना सालों तक उदाहरण बनी रही। जब भी कोई अपराधी आता और कहता, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा ही दोषी हूं, बीरबल कहते, फिर तैयार हो जाओ प्याज और जूते दोनों के लिए। इस कहानी की गूंज इतनी दूर गई कि गांव के छोटे बच्चों तक को ये कहावत याद हो गई, जो अपराध से भागे वो प्याज और जूते दोनों खाए। प्रिय दर्शकों, ये कहानी केवल हंसी के लिए नहीं है। ये सिखाती है कि जब हम जीवन में कोई गलती करते हैं, तो उससे भागने की कोशिश करने की बजाय हमें पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आधा पक्का रास्ता सिर्फ दर्द और अपमान देता है। साहस वही है जो सच स्वीकार करे और सुधार के मार्ग पर चले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें
और अगली अकबर बिरबल की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी 2। एक दिन अकबर ने घोषणा की, इस शुक्रवार को हमारे महल में एक भव्य शाही भोज का आयोजन किया जाएगा। देश भर के रईस, विद्वान और सेनापति आमंत्रित हैं। बीरबल भी आमंत्रित थे। परंतु उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने बीरबल को गहराई तक छू लिया। भोज वाले दिन बीरबल कहीं बाहर से लौटे थे। धूल भरे कपड़े, सामान्य वेशभूषा। उन्हें सीधे महल जाना पड़ा। जब बीरबल महल पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अंदर नहीं जा सकते, ऐसे कपड़े पहनकर आप शाही भोज में आने लायक नहीं लगते, द्वारपाल ने कहा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं बीरबल हूं, सम्राट का मंत्री। हाँ, और मैं खुद बादशाह हूं। द्वारपाल ने ताना मारा। बीरबल को भीतर नहीं जाने दिया गया। बीरबल चुपचाप लौट गए। घर पहुंचे, नहाए, सुगंधित इत्र लगाया, रेशमी साफा बांधा, सोने की जरी वाला अंगरखा पहना और महंगे चमड़े की जूतियां पहनी। अब वे शाही भोज में लौटे। इस बार दरवाजे पर ही स्वागत हुआ। आइए बीरबल साहब, आपका इंतजार था। सेवकों ने झुककर अभिवादन किया। बीरबल दरबार में गए और खाने की मेज पर पहुंचे, पर उन्होंने अजीब व्यवहार करना शुरू किया। बीरबल ने अपनी थाली में खाना लिया और अपने कपड़ों से बात करने लगे। लो अंगरखे जी, ये मलाई कोफ्ता तुम्हारे लिए। ओहो रेशमी साफा, आप भी लीजिए थोड़ा शाही पुलाव। जूतो जी, जरा आप भी काजू कतली का स्वाद लीजिए। पूरा दरबार हैरान। बीरबल, ये क्या कर रहे हो? अकबर ने पूछा। बीरबल गंभीर हो गए और बोले, जहांपनाह, आज मुझे इस भोज में केवल मेरे कपड़ों की वजह से भीतर आने दिया गया। सुबह जब मैं साधारण वेश में आया तो मुझे अपमानित करके लौटा दिया गया। तो मुझे समझ में आया कि यह सम्मान मेरे व्यक्तित्व के लिए नहीं, बल्कि मेरे कपड़ों के लिए है। इसलिए मैं भोजन अपने कपड़ों को खिला रहा हूं, क्योंकि इनकी वजह से मुझे इज्जत मिली। पूरे दरबार में गहरा मौन छा गया। हर कोई शर्मिंदा था, विशेषकर वो द्वारपाल। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, इस बार मुस्कुराहट के साथ नहीं, बल्कि सच्ची कद्र और सम्मान के साथ। बीरबल, तुमने फिर एक बार हमें सिखाया कि सच्चा मूल्य किसी के बाहरी वस्त्रों में नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, चरित्र और व्यवहार में होता है। अकबर ने वही घोषणा की, आज से महल में किसी की पहचान कपड़ों से नहीं, उसके गुणों से होगी। और जो किसी को उसके पहनावे से परखने की भूल करेगा, वो दंड का पात्र होगा। बीरबल ने उठते हुए कहा, कपड़े हमें ओढ़ने के लिए दिए गए हैं, पहचानने के लिए नहीं। सोना मिट्टी में भी पड़ा हो तो उसकी चमक कभी कम नहीं होती। सीख, किसी को उसके कपड़ों, रंग या रूप से मत आकिए। असली पहचान व्यवहार, बुद्धि और दृष्टिकोण से होती है। जो लोगों में सम्मान ढूंढते हैं, उन्हें पैकेजिंग नहीं, असली सार देखना चाहिए। कहानी 3। आगरा शहर, जहां यमुना नदी के किनारे मुगल सल्तनत का परचम लहराता था, न केवल अपनी भव्य इमारतों के लिए, बल्कि अपने जीवंत बाजारों के लिए भी मशहूर था। इन्हीं बाजारों में से एक में अगल बगल 2 दुकानें थीं, जो बरसों से अपनी अपनी जगह पर कायम थी। एक दुकान थी कासम अली की, जो शहर का जाना माना कसाई था। उसका गोश्त ताजा और अच्छा होता था और लोग दूर दूर से उसके यहां खरीदने आते थे। ठीक बगल में दुकान थी रहीम शेख की, जो तेल का बड़ा व्यापारी था। सरसों, तिल और तरह तरह के खुशबूदार तेलों की महक उसकी दुकान से उठती रहती थी। कासम अली और रहीम शेख दोनों ही अपने अपने काम में माहिर थे और सालों से पड़ोसी होने के नाते उनमें एक औपचारिक जान पहचान भी थी। कभी कभार लेन देन या जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी कर देते थे, लेकिन कोई गहरी दोस्ती नहीं थी। कासम अली थोड़ा गुस्सैल लेकिन दिल का साफ इंसान था, जबकि रहीम शेख शांत और हिसाब किताब में पक्का माना जाता था। एक दोपहर बाजार में रोज की तरह भीड़ भाड़ थी।
कासम अली अपनी दुकान पर ग्राहकों को गोश्त तौल कर दे रहा था। उसी समय उसने अपने एक पुराने कर्जदार से वसूली की थी। पूरे 100 चांदी के सिक्के। उसने सिक्कों को एक छोटी मजबूत कपड़े की थैली में रखा और उसे अपनी कमर में खोस लिया। उसे इन पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि अगले महीने उसकी बेटी की शादी तय थी और तैयारियों के लिए यह रकम बहुत मायने रखती थी। काम की व्यस्तता और ग्राहकों की भीड़ में कासम अली का ध्यान थोड़ा बंटा। वो एक भारी बकरे को काटने और साफ करने में लगा था। इसी उठापटक और जोरा आजमाइश के दौरान उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसकी कमर में खोसी हुई सिक्कों की थैली ढीली होकर नीचे गिर पड़ी। दुकान में गोश्त के टुकड़े और खून के धब्बों के बीच वो छोटी सी थैली किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना लुढ़कती हुई रहीम शेख की दुकान की सीमा के पास तेल के एक टिन के पीछे जा गिरी। कुछ देर बाद जब भीड़ छंटी और कासम अली ने अपनी कमर टटोली तो उसके होश उड़ गए। सिक्कों की थैली गायब थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपनी दुकान का कोना कोना छान मारा। कटी हुई हड्डियों, मांस के लोथड़ों और बाकी सामान के बीच वो थैली कहीं नजर नहीं आई। उसकी नजर दुकान के बाहर रहीम शेख की दुकान की ओर गई। उसे धुंधला सा याद आया कि शायद थैली उसी तरफ गिरी हो। कासम अली लगभग दौड़ता हुआ रहीम शेख की दुकान पर पहुंचा। रहीम उस समय अपने तेल के कंस्तरों को करीने से लगा रहा था। कासम ने हाफते हुए पूछा, रहीम भाई, मेरी एक छोटी सी थैली यहां कहीं गिरी है जिसमें 100 चांदी के सिक्के थे। क्या तुमने देखी? रहीम शेख ने पहले तो आश्चर्य से कासम की ओर देखा, फिर जमीन पर नजर दौड़ाई। तेल के टिन के पीछे उसे वाकई एक छोटी गंदी सी थैली पड़ी दिखाई दी। उसने थैली उठाई, उसका वजन महसूस किया और उसे कासम को लौटाते हुए कहा, हाँ भाई, ये थैली यहां पड़ी थी, संभाल कर रखा करो अपना सामान। कासम ने जल्दी से थैली खोली और सिक्के गिनने लगा। गिनते गिनते उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। रहीम, इसमें तो सिर्फ 80 सिक्के हैं। 20 सिक्के कहाँ गए? मेरी थैली में पूरे 100 सिक्के थे, वो लगभग चिल्लाया। रहीम शेख का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने कहा, कासम भाई, होश में तो हो? मुझे ये थैली जैसी मिली वैसी ही तुम्हें लौटा दी। मैंने इसमें से एक सिक्का भी नहीं निकाला। मुझे क्या पता इसमें 80 थे या 100। झूठ मत बोलो रहीम। कासम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। थैली तुम्हारी दुकान के पास गिरी थी। तुम्हारे सिवा यहां और कौन था? तुमने ही 20 सिक्के निकाल लिए हैं। मेरी बेटी की शादी के पैसे थे ये। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जबान संभाल कर बात करो। कासम। रहीम भी अब गुस्से में आ गया। मैं तुम्हारी तरह खून खराबे का काम नहीं करता, ईमानदारी से तेल बेचता हूं। मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? मुझे थैली में 80 सिक्के ही मिले और मैंने ईमानदारी से लौटा दिए। एहसान मानने की बजाय तुम मुझ पर ही तोहमत लगा रहे हो। देखते ही देखते दोनों पड़ोसियों के बीच कहासुनी बढ़ गई। बाजार के दूसरे दुकानदार और ग्राहक भी जमा हो गए। कुछ लोग कासम का पक्ष ले रहे थे क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात कह रहा था, जबकि कुछ रहीम की ईमानदारी की दुहाई दे रहे थे। लेकिन सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था। थैली गिरते हुए किसी ने नहीं देखा था, नहीं रहीम को उठाते हुए। कोई गवाह नहीं था। मामला पूरी तरह उलझ गया था। कासम अली किसी भी कीमत पर अपने 20 सिक्के वापस चाहता था और रहीम शेख अपनी बेगुनाही साबित करने पर अड़ा था। जब बाजार के लोगों से कोई समाधान नहीं निकला तो किसी ने सलाह दी कि उन्हें यह मामला बादशाह सलामत अकबर के दरबार में ले जाना चाहिए। वही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। दोनों इस बात पर राजी हो गए क्योंकि दोनों को ही अपनी अपनी बात पर यकीन था। अगले दिन कासम अली और रहीम शेख दोनों आगरा के किले में स्थित दीवान आम में उपस्थित हुए। बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार रोज की तरह खचाखच भरा था। जब उनकी बारी आई तो पहले कासम अली ने पूरा किस्सा बयान किया।
कैसे उसने 100 सिक्के थैली में रखे, कैसे थैली खो गई और कैसे रहीम शेख ने उसे केवल 80 सिक्के लौटाए। उसने रोते हुए अपनी बेटी की शादी का वास्ता दिया और न्याय की गुहार लगाई। फिर रहीम शेख ने अपनी बात रखी। उसने बताया कि कैसे उसे थैली मिली और उसने ईमानदारी से उसे लौटा दिया। उसने जोर देकर कहा कि थैली में 80 सिक्के ही थे और कासम अली उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, जिससे उसकी बरसों की साख खराब हो रही है। उसने भी बादशाह से अपनी बेगुनाही साबित करने और इज्जत बचाने की प्रार्थना की। बादशाह अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। मामला वाकई पेचीदा था। दोनों ही अपनी जगह सही लग रहे थे, या कम से कम ऐसा दिखा रहे थे। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, केवल दो विपरीत बयान थे। अकबर ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों से राय मांगी, लेकिन कोई भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। कैसे तय किया जाए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? न्याय का तराजू किस ओर झुकाया जाए? तभी अकबर की नजर हमेशा की तरह उनके सबसे बुद्धिमान और भरोसेमंद नवरत्न राजा बीरबल पर पड़ी। बीरबल शांत भाव से खड़े सब कुछ सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक विचारशील गंभीरता थी। अकबर जानते थे कि ऐसी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में बीरबल का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल, अकबर ने कहा, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए? हमें निष्पक्ष न्याय करना है, ताकि न तो कासम अली का नुकसान हो और न ही रहीम शेख पर झूठा दाग लगे। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलमपना, जब इंसान की जबान सच और झूठ के बीच डगमगाने लगे, तो अक्सर परिस्थितियां और वस्तुएं खुद गवाही दे देती है। हमें बस उन्हें सुनने और समझने की जरूरत होती है। मुझे इन दोनों से और थैली व सिक्कों से कुछ सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने पहले कासम अली से पूछा, कासम, जब तुम्हारी थैली गिरी तो क्या तुम्हें लगता है कि वो रहीम की दुकान के अंदर तेल के किसी बर्तन में गिरी होगी या सिर्फ जमीन पर? कासम ने कहा, हुजूर, मैं ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन गिरी रहीम की दुकान की तरफ ही थी। हो सकता है जमीन पर ही गिरी हो। फिर बीरबल ने रहीम शेख से पूछा, रहीम, जब तुमने थैली उठाई तो क्या वो तेल से सनी हुई थी? क्या सिक्के भी तेल से चिपचिपे थे? रहीम ने तुरंत जवाब दिया, जी हुजूर, थैली पर बाहर से थोड़ी धूल और चिकनाई लगी थी और सिक्के भी थोड़े चिपचिपे से थे। शायद मेरी दुकान के पास जमीन पर गिरे तेल के छींटों की वजह से ऐसा हुआ होगा। उसने बड़ी सावधानी से जवाब दिया, ताकि ये न लगे कि थैली तेल में डूबी थी। बीरबल ने दोनों के जवाब सुन लिए। फिर उन्होंने कासम से वो थैली और लौटाए गए 80 सिक्के मांगे। थैली पुरानी और मैली थी और सिक्कों पर वाकई हल्की चिकनाहट महसूस हो रही थी। बीरबल ने सिक्कों को ध्यान से देखा, उन्हें सूंघा। उनमें तेल की हल्की गंध आ रही थी। बीरबल के दिमाग में एक विचार कौंधा। उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि वो तुरंत एक बड़े कटोरे में गर्म पानी लेकर आए। दरबार में उपस्थित सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि बीरबल अब क्या करने वाले हैं। क्या वो गर्म पानी से सिक्के धोकर कोई जादू दिखाएंगे? जब गर्म पानी का कटोरा लाया गया तो बीरबल ने वे 80 चांदी के सिक्के उठाए और उन्हें धीरे से उस गर्म पानी में डाल दिया। कटोरा सफेद संगमरमर का था और पानी बिल्कुल साफ। जैसे ही सिक्के गर्म पानी में गिरे, एक अजीब घटना घटी। सिक्कों पर लगी चिकनाहट पिघलने लगी और पानी की सतह पर तेल की छोटी छोटी बूंदें और एक पतली परत तैरने लगी। चूंकि कटोरा बड़ा था और सिक्के सिर्फ 80 थे, तेल की वो परत बहुत स्पष्ट और काफी फैली हुई दिख रही थी। दरबार में बैठे सभी लोग और स्वयं अकबर भी ये देखकर हैरान थे। बीरबल ने रहीम शेख को अपने पास बुलाया, जिसका चेहरा अब थोड़ा पीला पड़ने लगा था। बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में रहीम से कहा, रहीम, तुम कह रहे थे कि थैली शायद जमीन पर गिरे तेल के छींटों से चिकनी हुई होगी और सिक्के भी हल्के चिपचिपे थे। जरा इस कटोरे को देखो। इन 80 सिक्कों ने गर्म पानी में इतना सारा तेल छोड़ा है।
क्या तुम्हें लगता है कि केवल जमीन पर गिरी थैली और हल्के चिपचिपे सिक्कों से इतना तेल निकल सकता है? रहीम शेख चुप रहा। उसकी नजरें कटोरे में तैरते तेल पर टिकी थी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। ये तेल की मात्रा बता रही है कि ये सिक्के केवल हल्के फुल्के ढंग से तेल के संपर्क में नहीं आए थे। ऐसा लगता है जैसे ये सिक्के या तो तेल में डूबे थे या फिर इन्हें तेल से सने हाथों से बहुत देर तक गिना और संभाला गया है। अगर तुमने थैली उठाते ही तुरंत कासम को लौटा दी होती और उसमें वाकई 80 सिक्के ही होते तो उन पर इतना तेल नहीं लगा होता। बीरबल रहीम की आंखों में सीधे देखते हुए बोले, रहीम, सच बताओ, तुमने थैली उठाई, उसे खोला, सिक्के गिने, पूरे 100 सिक्के देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया। तुमने सोचा कि कासम को क्या पता चलेगा? तुमने 20 सिक्के निकालकर अपनी किसी तेल की खाली थैली या बर्तन में छिपा दिए और बाकी 80 सिक्के वापस थैली में डालकर कासम को लौटा दिए। सिक्के गिनते हुए और निकालते हुए तुम्हारे तेल लगे हाथों से सभी 100 सिक्कों पर काफी तेल लग गया। जब मैंने ये 80 सिक्के गर्म पानी में डाले तो उन्होंने वो सारा तेल उगल दिया जो असल में 100 सिक्कों पर लगा होना चाहिए था। इन 80 सिक्कों पर जरूरत से ज्यादा तेल की मौजूदगी ही तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश कर रही है। बीरबल की बातें सुनकर रहीम शेख का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। वो कांपने लगा। बीरबल ने जिस सटीकता से पूरी घटना का वर्णन किया था, जैसे वो वहीं मौजूद हो, उसे देखकर रहीम समझ गया कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। गर्म पानी में तैरता तेल उसकी चोरी का जीता जागता सबूत था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए आलमपना, मुझे माफ कर दो बीरबल जी। हां, मुझसे गलती हो गई। शैतान मेरे मन में समा गया था। थैली में पूरे 100 सिक्के थे। मैंने ही लालच में आकर 20 सिक्के निकाल लिए थे। उसने दरबार के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सच्चाई सामने आ चुकी थी। कासम अली की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी और राहत के। उसे उसका हक मिलने वाला था। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय करने के अनोखे तरीके की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने कितनी सरलता से, बिना किसी गवाह के, केवल सिक्कों पर लगे तेल की मात्रा से सच्चाई का पता लगा लिया था। यह सचमुच दूध का दूध और पानी का पानी करने जैसा था। बादशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय की नजर कितनी बारीक होनी चाहिए। तुमने परिस्थितियों का सूक्ष्म विश्लेषण करके सत्य को उजागर किया है। तुम्हारा तरीका वाकई लाजवाब है। न्याय का तराजू आज तुम्हारी वजह से बिल्कुल सही झुका है। अकबर ने आदेश दिया कि रहीम शेख तुरंत कासम अली के बाकी 20 सिक्के लौटाए। साथ ही चोरी करने और दरबार में झूठ बोलने के अपराध के लिए उस पर जुर्माना भी लगाया गया, ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। कासम अली को उसके पूरे 100 सिक्के वापस मिल गए और उसकी बेटी की शादी की चिंता दूर हुई। इस तरह बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धि और परख क्षमता से एक और जटिल मामले को सुलझा दिया, जहां न्याय का तराजू डगमगा रहा था। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चाई चाहे कितनी भी छुपाई जाए, किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। बस उसे देखने वाली पारखी नजर चाहिए। गर्म पानी में तैरते तेल ने रहीम शेख के झूठ को उसी तरह उजागर कर दिया, जैसे बीरबल की बुद्धि ने हमेशा सत्य को उजागर किया था। कहानी 4। शाम के समय आगरा के बाजार में हलचल मची हुई थी। एक अमीर व्यापारी चिल्ला रहा था, मेरा खजाना, किसी ने मेरी तिजोरी खाली कर दी, सब कुछ लुट गया। शहर के कोतवाल ने तुरंत जांच शुरू की। व्यापारी के घर में तिजोरी का ताला टूटा नहीं था। कोई सुराग नहीं, नहीं कोई शोर हुआ था। यह मामला सीधा नहीं था, इसमें गहरी चाल थी। बादशाह अकबर को यह समाचार मिला और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, इस चोरी का कोई सुराग नहीं है। न ताले टूटे, न खिड़कियां खुली, फिर भी सारा धन गायब है।
मुझे यकीन है ये काम किसी बहुत चालाक चोर का है। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, हर चाल में छुपा होता है एक सुराग। मुझे सिर्फ एक दिन दीजिए, चोर खुद चलकर सामने आएगा। बीरबल व्यापारी के घर गए। वहां उन्हें 3 नौकरों की मौजूदगी का पता चला, रघु, मुरली और शंभू। तीनों पुराने और वफादार लगते थे। बीरबल ने तीनों को दरबार में बुलाया। तुम तीनों उस रात घर पर थे, चोरी उस रात हुई। क्या तुम तीनों ने कुछ देखा या सुना? तीनों ने सिर हिलाया। नहीं साहब, कुछ भी अजीब नहीं हुआ। हम रोज की तरह अपने काम में लगे थे। बीरबल ने उनकी आंखों में झांका, पर तीनों चेहरे उतने ही मासूम लग रहे थे जितना एक मंदिर की घंटी। बीरबल को समझ आ गया, ये मामूली चोर नहीं, ये तीनों शातिर दिमाग है। अब चाल बिछानी थी। बीरबल ने एक घोषणा की, मैंने एक तांत्रिक से विशेष राख मंगवाई है। ये चमत्कारी राख जिस भी व्यक्ति के हाथ में लगेगी, अगर वो चोर होगा तो उसके हाथ काले पड़ जाएंगे। ये बात पूरे दरबार में फैल गई। तीनों नौकर डर के मारे चुप हो गए। रात को तीनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया गया। बीरबल ने पहरेदारों से कहा, किसी को एक दूसरे से मिलने ना दिया जाए। फिर सुबह उन्हें बुलाया गया। बीरबल ने कहा, अपना दाया हाथ दिखाओ। सबने अपने हाथ आगे किए। बीरबल ने तीनों के हाथ देखे, तीनों साफ। अकबर बोले, तो फिर चोर कौन है? किसी के हाथ काले नहीं हैं। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, यही तो चाल थी। मैंने किसी राख में कोई चमत्कार नहीं डाला था, मैंने बस डर पैदा किया। लेकिन जो चोर है वो डर के मारे राख को हाथ ही नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसके हाथ काले हो जाएंगे। और ये देखिए, बीरबल ने रघु का हाथ पकड़कर कहा, इसका हाथ एकदम साफ है, जबकि बाकी 2 के हाथों पर राख के हल्के कण हैं। इसका मतलब रघु ने डर के कारण राख छुई ही नहीं। बीरबल ने ऐलान किया, चोर यही है, रघु। रघु सन्न रह गया। उसकी आंखों से पसीना बहने लगा। वो घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दीजिए बीरबल साहब, मैं मजबूरी में। बीरबल ने रघु से पूछा, बोलो, क्या तुमने अकेले चोरी की? रघु चुप रहा, लेकिन बीरबल ने देखा मुरली और शंभू एक दूसरे को देखने लगे, चेहरे पर डर। बीरबल ने कहा, तुम तीनों ने मिलकर यह काम किया है, पर तुम लोग चालाक हो, कोई सबूत नहीं छोड़ा। लेकिन जो सबसे चालाक होता है वो सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसे अपनी चालों पर शक होता है। बीरबल ने एक और योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने तीनों को अलग अलग बंद कमरों में रखा। हर कमरे में एक दर्पण और एक पत्र छोड़ा। हम जानते हैं तुमने चोरी की। अगर तुम सच बोल दोगे तो तुम्हें माफ किया जाएगा, लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे तो इस जादुई दर्पण में तुम्हारा अपराध उजागर हो जाएगा। तीनों को 30 मिनट का समय दिया गया। बीरबल और अकबर दूसरे कमरे में थे। दर्पणों में कोई जादू नहीं था, मगर मनोविज्ञान था। पहले मुरली बाहर आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो चुप था, कांप रहा था। फिर शंभू आया, आंखें नम थी। आखिर में रघु आया, घबराया हुआ। बीरबल ने पूछा, तुमने क्या देखा दर्पण में? रघु, कुछ नहीं, बस खुद को देखा। शंभू, मुझे अपना अपराध याद आ गया। मुरली, मुझे मेरी मां की तस्वीर दिखी, जैसे वो कह रही हो, तू गिर गया। अकबर हैरान। बीरबल बोले, जहांपनाह, देखिए, दर्पण ने कोई जादू नहीं किया, बस मन का आईना बना। तीनों डर के मारे सच बोलने के करीब आ गए। बीरबल ने चिल्लाया, रघु, मुरली, शंभू, तुम तीनों ने मिलकर इस व्यापार की तिजोरी से धन चुराया, फिर आधी रात को उसे पास के पुराने कुएं में छुपाया। तीनों ने अब हार मान ली। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये तीनों बहुत चालाक चोर हैं। आज नहीं पकड़े जाते तो कल कोई और बड़ी साजिश करते। मगर मनोविज्ञान का खेल सबसे बड़ा हथियार होता है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल से पूछा,
तुमने कैसे जाना कि धन कुएं में है? बीरबल मुस्कराए। रघु की आंखों में पानी नहीं था, पर जब मैंने कुआं शब्द लिया तो उसके होंठ सूख गए। शरीर का डर बता देता है कि सच कहाँ छुपा है। चोरी का धन वापस मिला, तीनों चोरों को दंड मिला, पर बीरबल ने सिफारिश की कि उन्हें सुधार गृह भेजा जाए ताकि वे अपने जीवन की दिशा बदल सकें। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि केवल अपराधी पकड़ने में ही नहीं, इंसान को समझने में भी अद्भुत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा अपराध डर से नहीं, लालच से जन्मता है। अगर किसी को समझा दिया जाए कि मेहनत का स्वाद ही असली दौलत है, तो चोर भी कभी राजा बन सकता है। सीख, जो सबसे ज्यादा चालाक दिखता है वो अपने डर से हार सकता है। हर मन में छुपा होता है एक आईना, बस उसे सही समय पर दिखाना होता है। अपराधियों को केवल दंड नहीं, सुधार का अवसर भी देना चाहिए। कहानी 5। आगरा का किला, मुगल सल्तनत की धड़कन, उन दिनों शहंशाह अकबर के गौरवशाली शासन का साक्षी था। दीवान आम और दीवान तास में रोजाना सल्तनत के महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होती, न्याय किया जाता और ज्ञान विज्ञान की बातें होती। बादशाह अकबर अपनी प्रजाप्रियता और न्याय के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके दरबार की असली रौनक और जान थे उनके नवरत्न, विशेषकर राजा बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी, उनकी पैनी बुद्धि और किसी भी उलझन को सुलझाने की अनोखी क्षमता ने उन्हें न केवल बादशाह का सबसे प्रिय सलाहकार बना दिया था, बल्कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में कई ऐसे अमीर और मंत्री थे जो बीरबल की बढ़ती शोहरत और बादशाह से उनकी नजदीकी से जलते थे। वे हमेशा मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे बीरबल को बादशाह की नजरों में गिराया जाए। इनमें सबसे प्रमुख थे अकबर के साले साहब और कुछ अन्य रूढ़िवादी दरबारी, जिन्हें बीरबल का खुलापन और हर मामले में दखल देना पसंद नहीं था। एक दिन दीवान तास में किसी पड़ोसी राज्य के साथ संधि की शर्तों पर गंभीर चर्चा चल रही थी। शर्तों में एक बिंदु ऐसा था जो रूप से फायदेमंद लग रहा था, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम सल्तनत के लिए हानिकारक हो सकते थे। अधिकांश मंत्री और सलाहकार बादशाह को खुश करने के लिए उन शर्तों की प्रशंसा कर रहे थे। बादशाह अकबर भी प्रारंभिक तौर पर उन शर्तों से सहमत नजर आ रहे थे। जब बीरबल की राय पूछी गई तो उन्होंने हमेशा की तरह बिना लागल पेट के अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, आलम पनाह, ये सौदा दूर से देखने पर सोने का लग रहा है, पर छूने पर पीतल का भी नहीं निकलेगा। इसमें तात्कालिक लाभ जरूर है, पर भविष्य में ये हमारे गले की फांस बन सकता है। उन्होंने तर्क और उदाहरणों के साथ समझाया कि क्यों ये संधि दीर्घकाल में नुकसानदेह होगी। बीरबल की बात तर्कसंगत थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने अन्य दरबारियों की हाँ में हाँ मिलाने के बजाय सीधे तौर पर असहमति जताई, वो बादशाह को थोड़ा नागवार गुजरा। शायद उस दिन बादशाह का मिजाज भी कुछ ठीक नहीं था, या फिर बीरबल के विरोधियों ने पहले से ही उनके कान भर रखे थे। अकबर को लगा कि बीरबल उनकी समझ पर सवाल उठा रहे हैं और भरी सभा में उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी नाजुक मौके का फायदा उठाते हुए एक चापलूस दरबारी ने फुसफुसाया, देखिए जहां पनाह, बीरबल की धृष्टता, वे अब खुद को आपसे भी ज्यादा बुद्धिमान समझने लगे हैं। अकबर के साले साहब ने भी आग में घी डालते हुए कहा, हुजूर, लगता है सत्ता और आपकी नजदीकी ने इनका दिमाग फेर दिया है। ये भूल गए हैं कि शहंशाह के फैसले पर सवाल उठाने का अंजाम क्या होता है। ये सुनते ही अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं था, लेकिन इस समय उनका अहंकार आहत हो गया था। उन्हें लगा कि बीरबल जानबूझकर उनकी अवज्ञा कर रहे हैं। गुस्से में इंसान अक्सर विवेक खो बैठता है, और उस दिन शहंशाह अकबर के साथ भी यही हुआ। उन्होंने गरजती हुई आवाज में कहा, बीरबल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी समझ और फैसले पर उंगली उठाने की?
लगता है तुम्हें अपनी अक्ल पर कुछ ज्यादा ही गुमान हो गया है। जिस बादशाह ने तुम्हें इज्जत बख्शी, तुम उसी की सभा में उसकी तौहीन कर रहे हो। अब इस सल्तनत को तुम्हारी जरूरत नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बादशाह अकबर बीरबल के लिए ऐसे शब्द कह सकते हैं। बीरबल भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझाने की कोशिश की, आलम पनाह, मेरा इरादा आपकी तौहीन करना हरगिज नहीं था। मैं तो बस सल्तनत की भलाई के लिए। लेकिन अकबर ने उनकी बात काट दी। बस, बहुत हो चुका। हम हुक्म देते हैं कि कल सूरज निकलने से पहले तुम आगरा शहर और हमारी सल्तनत की सीमाएं छोड़कर चले जाओ। आइंदा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। ये एक वज्रपात जैसा था। देश निकाला, वो भी बीरबल जैसे वफादार और काबिल इंसान को। बीरबल के चेहरे पर पीड़ा और आश्चर्य के भाव थे, लेकिन उन्होंने कोई और दलील नहीं दी। वे जानते थे कि बादशाह इस समय गुस्से में है और कुछ भी सुनना नहीं चाहेंगे। उन्होंने शांत भाव से सिर झुकाया, शाही अदब के साथ सलाम किया और भारी कदमों से दरबार से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद दरबार में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। चापलूस दरबारी मन ही मन खुश थे, लेकिन कई निष्ठावान मंत्री और अकबर स्वयं भी अंदर से असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें कहीं न कहीं लग रहा था कि शायद उन्होंने जरूरत से ज्यादा कठोर सजा दे दी है। अगली सुबह आगरा का सूरज हमेशा की तरह होगा, लेकिन अकबर के दरबार की रौनक गायब थी। बीरबल की खाली जगह चुभ रही थी। शुरुआत में अकबर ने खुद को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने सही किया। उन्होंने सोचा कि बीरबल के बिना भी सल्तनत का काम वैसे ही चलेगा, शायद और बेहतर ढंग से, क्योंकि अब कोई उनके फैसलों पर सवाल उठाने वाला नहीं होगा। चापलूस दरबारियों ने भी यही राग अलापा, हुजूर, आपने बिल्कुल सही किया। अब दरबार में अनुशासन रहेगा। लेकिन दिन बीतते गए और बीरबल की कमी खलने लगी। पहले तो छोटे मोटे मामलों में ही उनकी अनुपस्थिति महसूस हुई। कोई पेचीदा मामला आता तो मंत्रीगण लंबी चौड़ी बहसें करते, पुराने कानूनों का हवाला देते, लेकिन कोई ऐसा समाधान नहीं सुझा पाते जो सरल, व्यावहारिक और सर्वमान्य हो, जैसा बीरबल अक्सर सुझाते थे। अकबर को घंटों उबाऊ दलीलें सुननी पड़ती और अंत में वे खुद को थका हुआ और असंतुष्ट पाते। फिर मुश्किलें बढ़ने लगी। एक दिन दो भाई जमीन के बंटवारे का एक पुराना और जटिल विवाद लेकर आए। दोनों के पास अपने अपने दावे के समर्थन में आधे अधूरे सबूत और गवाह थे। मामला इतना उलझा हुआ था कि शहर का काजी भी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दे पा रहा था। दरबार में घंटों बहस हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अकबर को याद आया, ऐसे न जाने कितने मामले बीरबल ने अपनी चतुराई से पल भर में सुलझा दिए थे। वे अक्सर ऐसी तरकीब निकालते थे कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते थे और सच्चाई भी सामने आ जाती थी। आज बीरबल होते तो शायद चुटकियों में इसका हल निकाल देते। अकबर ने भारी मन से मामले को अगली सुनवाई तक टाल दिया। कुछ दिनों बाद फारस के शाह का एक दूत एक खास संदेश और एक पहेली लेकर आया। पहेली बड़ी अजीब थी। ऐसी कौन सी चीज है जो अमीर के पास नहीं है, गरीब के पास बहुतायत में है, उसे खाओ तो मर जाओ, पर वो जिंदगी के लिए जरूरी है? फारसी दूत ने कहा कि उनके शाह जानना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान में कोई इतना बुद्धिमान है जो उनकी इस पहेली का जवाब दे सके। दरबार में बैठे सभी विद्वान और मंत्री सिर खुजाने लगे। किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा नींद, किसी ने कहा चिंता, लेकिन कोई भी जवाब सटीक नहीं बैठ रहा था और फारसी दूत मुस्कुराता रहा। अकबर का सिर शर्म से झुकने लगा। उन्हें पता था, अगर बीरबल यहां होते तो वे जरूर कोई ऐसा जवाब देते कि फारसी दूत निरुत्तर हो जाता और हिंदुस्तान की बुद्धि का लोहा मान लेता। बीरबल न केवल पहेली सुलझाते, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी से माहौल को हल्का भी बना देते। आज उनके बिना दरबार सूना और बुद्धिहीन लग रहा था। घंटों सोचने के बाद भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और दूत को बिना जवाब के ही लौटना पड़ा।
ये अकबर के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार थी। दरबार का माहौल भी बोझिल रहने लगा था। बीरबल की अनुपस्थिति में हंसी मजाक और बौद्धिक नोकझोंक गायब हो गई थी। अकबर अक्सर गंभीर और चिड़चिड़े रहने लगे। उन्हें वे शामें याद आती जब वे बीरबल के साथ शतरंज खेलते थे या दुनिया जहान की बातें करते थे। बीरबल न केवल एक मंत्री थे, बल्कि एक सच्चे दोस्त भी थे, जो बादशाह को हंसा सकते थे, उन्हें चिढ़ा सकते थे और जरूरत पड़ने पर उन्हें सही सलाह भी दे सकते थे, बिना किसी डर के। अब उनके आसपास केवल जी हुजूर करने वाले लोग थे, जो उनकी हर हाँ में हाँ मिलाते थे, चाहे वो गलत ही क्यों न हो। महीने बीतते गए। सल्तनत का काम जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन अकबर का मन अशांत था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। गुस्से में आकर उन्होंने अपना सबसे कीमती हीरा खो दिया था। बीरबल केवल एक चतुर मंत्री नहीं थे, वे अकबर के शासन के विवेक और आत्मा की तरह थे। उनके बिना अकबर खुद को अधूरा महसूस कर रहे थे। उन्हें वो संधि भी याद आई जिसके कारण उन्होंने बीरबल को निकाला था। बाद में पता चला कि बीरबल की आशंका सही थी और संधि की शर्तें वाकई सल्तनत के लिए नुकसानदेह थी, जिन्हें बड़ी मुश्किल से सुधारा गया। एक रात अकबर अपने महल की छत पर अकेले टहल रहे थे। चांदनी रात थी, लेकिन उनका मन अंधेरे में डूबा हुआ था। उन्होंने फैसला किया कि वे बीरबल को वापस लाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। लेकिन बीरबल कहाँ गए होंगे, किसी को कुछ पता नहीं था। अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को बीरबल का पता लगाने के लिए भेजा। जासूस देश के कोने कोने में फैल गए, साधुओं के भेष में, व्यापारियों के रूप में, ताकि किसी को शक न हो। वे शहरों, गांवों, जंगलों और तीर्थ स्थानों पर बीरबल को ढूंढने लगे। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अकबर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं बीरबल हमेशा के लिए उनसे दूर न चले गए हों। फिर एक दिन एक जासूस लौट कर आया। उसने बताया कि राजधानी से बहुत दूर नर्मदा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में उसने एक व्यक्ति को देखा है जो बिल्कुल बीरबल जैसा दिखता है। वो व्यक्ति चाचा दीनदयाल के नाम से जाना जाता है और गांव वालों की छोटी मोटी समस्याओं को अपनी बुद्धि से सुलझाने में उनकी मदद करता है। वो बहुत सादा जीवन जीता है, बच्चों को पढ़ाता है और गांव के विवादों में पंच की भूमिका निभाता है। जासूस ने बताया कि उसने दीनदयाल को एक मुश्किल पारिवारिक बंटवारे को इतनी चतुराई से सुलझाते देखा कि उसे यकीन हो गया कि ये बीरबल ही है। अकबर का दिल खुशी से उछल पड़ा। उन्हें गर्व भी हुआ कि बीरबल कहीं भी रहें, उनकी बुद्धि और परोपकार की भावना कम नहीं होती। उन्होंने तुरंत उस गांव जाने का फैसला किया, लेकिन वे बादशाह के रूप में नहीं जाना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि बीरबल उन्हें पहचानते हैं या नहीं और क्या वे वापस आने को तैयार होंगे। अकबर ने एक साधारण सौदागर का भेष बदला और अपने कुछ चुनिंदा अंगरक्षकों के साथ बिना किसी शाही तामझाम के उस दूर दराज के गांव की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस गांव में पहुंचे। गांव बहुत शांत और सुंदर था। उन्होंने लोगों से चाचा दीनदयाल के बारे में पूछा। गांव वालों ने बड़े आदर से बताया कि दीनदयाल जी गांव के स्कूल के पास एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं और वे गांव के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। अकबर सौदागर के भेष में दीनदयाल की कुटिया के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल, दीनदयाल एक पेड़ की छाव में बैठे बच्चों को कहानियां सुना रहे हैं। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान और आंखों में वही चमक थी। हालांकि उनके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर यात्रा की थकान और समय का असर दिख रहा था। अकबर का दिल भर आया। जब बच्चे चले गए तो अकबर हिम्मत करके बीरबल के पास पहुंचे। उन्होंने सौदागर के लहजे में कहा, दीनदयाल जी, सुना है आप बड़े ज्ञानी हैं। मैं एक सौदागर हूं, एक बड़ी उलझन में फंसा हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में पहचानने की एक हल्की सी चमक उभरी।
लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने सहज भाव से कहा, कहिए सेठ जी, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर मदद करूंगा। अकबर ने जानबूझकर एक बनावटी और उलझी हुई व्यापारिक समस्या उनके सामने रखी। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर कुछ ऐसे सवाल पूछे और ऐसा समाधान सुझाया कि अकबर दंग रह गए। वही पैनी नजर, वही तर्क क्षमता, वही समस्या की जड़ तक पहुंचने की कला। अकबर अब खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमें पहचान नहीं रहे? बीरबल मुस्कुराए, वही चिरपरिचित मुस्कान। उन्होंने कहा, आलम पनाह को कौन नहीं पहचान सकता, चाहे वे किसी भी भेष में हों। मैं तो उसी दिन से आपके लौटने का इंतजार कर रहा था, जिस दिन आपने मुझे जाने का हुक्म दिया था। अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया। हमें माफ कर दो बीरबल, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। गुस्से में हमने अपना सबसे अनमोल रत्न खो दिया था। तुम्हारे बिना दरबार सूना है, सल्तनत अधूरी है और हम अकेले पड़ गए हैं। लौट चलो बीरबल, आगरा को तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत है। बीरबल की आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने कहा, आलम पनाह, आप मेरे अन्नदाता है, मेरे बादशाह है। आपका हुक्म मानना मेरा फर्ज था और अब आपका हुक्म मानना भी मेरा फर्ज है। मैं आपके साथ लौटने को तैयार हूं। बीरबल की वापसी की खबर आगरा में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब अकबर और बीरबल वापस किले में पहुंचे तो लोगों ने खुशी और उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। दरबार फिर से सज गया और इस बार बीरबल का स्थान पहले से भी ज्यादा ऊंचा और सम्मानित था। जिन दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, वे डर के मारे कांप रहे थे। अकबर ने उन्हें सीधे तौर पर सजा तो नहीं दी, लेकिन उनकी उपेक्षा और बीरबल को दिए गए सम्मान ने उन्हें उनका सही स्थान दिखा दिया। बीरबल के लौटते ही दरबार में फिर से रौनक आ गई। उलझे हुए मामले सुलझने लगे, पहेलियों के जवाब मिलने लगे और हसीम जाग का दौर फिर से शुरू हो गया। अकबर ने महसूस किया कि एक बुद्धिमान, निडर और सच्चा सलाहकार किसी भी शासक के लिए कितना जरूरी होता है। बीरबल केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं करते थे, बल्कि वे अकबर को जमीन से जोड़े रखते थे, उन्हें सच्चाई का आईना दिखाते थे और उन्हें बेहतर इंसान और बेहतर बादशाह बनने में मदद करते थे। इस घटना ने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि बीरबल का महत्व केवल उनकी चतुराई में नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी, उनकी वफादारी और बादशाह के प्रति उनके सच्चे स्नेह में भी था। और बादशाह अकबर अपनी तमाम शानो शौकत और ताकत के बावजूद अपने सबसे काबिल दोस्त और सलाहकार बीरबल के बिना अधूरे थे। बीरबल का देश निकाला भले ही काल्पनिक था, लेकिन उसने बीरबल के वास्तविक महत्व को हमेशा के लिए इतिहास में अंकित कर दिया। कहानी 6। सूरज की हल्की किरणें जब लाल किले की ऊंचाई को चूमती, तब मुगल सम्राट अकबर का दरबार रोशनी और रौनक से भर जाता। उस रोज भी कुछ वैसा ही हुआ था। मंत्री, विद्वान, रईस और जनसामान्य का जमावड़ा लग चुका था और हमेशा की तरह बीरबल सम्राट के पास अपनी शांत और सजीव मुस्कान के साथ बैठे थे। अचानक दरबार के द्वार पर हलचल हुई। एक अजनबी दरबार में दाखिल हुआ। उसका पहनावा शानदार था और चाल में आत्मविश्वास से ज्यादा कुछ दिखता था, घमंड। वो सीधा सम्राट अकबर के समक्ष पहुंचा और बोला, जहांपनाह, मैं दूर देश का विद्वान हूं। मैंने अनेक दरबारों में बड़े बड़े पंडितों को प्रश्नों में उलझाकर परास्त किया है। मुझे नहीं लगता कि आपका कोई मंत्री मेरे 3 सवालों का जवाब दे सकता है, यहां तक कि बीरबल भी नहीं। अकबर ने उत्सुक होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब सवाल चुनौतीपूर्ण हो तो उन्हें स्वीकार करना और भी आनंददायक हो जाता है। अजनबी मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अहंकार से भरी थी। उसने कागज खोला और बोला, प्रश्न 1। बीरबल, बताओ, एक इंसान के दिमाग में रोज कितने विचार आते हैं? प्रश्न 2।
बताओ समुद्र में कितनी बूंदें हैं? प्रश्न 3, बताओ इस संसार में कितने मूर्ख लोग हैं? पूरे दरबार में जैसे सन्नाटा पसर गया। ये सवाल एकदम निरर्थक लगते थे। कोई कैसे इनका उत्तर दे सकता है? बीरबल शांत खड़े थे। उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक विनम्र मुस्कान दी। जहांपनाह, बीरबल बोले, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं कल सुबह दूंगा, वही इसी दरबार में। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। अजनबी तिरस्कार से हंसते हुए चला गया। रात को बीरबल अपने घर पर चिंतन में डूबे थे। सवाल कठिन थे, पर कोई सवाल इतना बड़ा नहीं कि विवेक और कल्पना शक्ति उसका उत्तर न दे सके। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और कुछ विशेष वस्तुएं मंगवाई। एक रेत का बोरा, एक बड़ा पात्र, एक बकरा, कुछ पर्चियां और एक पिंजरा। सेवक हैरान था, क्या यह दरबार में किसी खेल का हिस्सा है? बीरबल मुस्कराए, कल तर्क नहीं, बुद्धि का तमाशा होगा। अगली सुबह दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सबको इंतजार था, क्या बीरबल इन असंभव सवालों का उत्तर दे पाएंगे? अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या उत्तर मिल गए? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, चलिए एक एक करके उत्तर देता हूं। एक इंसान के दिमाग में रोज कितने विचार आते हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये संख्या बदलती रहती है, लेकिन मेरे पास एक यंत्र है जो गिनता है। उन्होंने अपना बकरा सामने रखा। उसके गले में एक घंटी बंधी थी। कल मैंने इस बकरे से पूरे दिन सवाल पूछे, उसने एक भी जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि इस बकरे के मन में एक भी विचार नहीं आया, यानी इसे मूर्ख माना जाए। अब अगर यह विचार नहीं करता तो इसका मन शांत है, लेकिन मनुष्य जो सोचता है उसका मन अशांत रहता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 60,000 विचार प्रतिदिन आते हैं। ये संख्या मैंने अनुमान के आधार पर दी है, और यदि कोई इसे गिन सकता है तो मैं उसे गुरु मान लूंगा। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। समुद्र में कितनी बूंदें हैं? बीरबल ने एक बड़ा पात्र उठाया और कहा, यह समुद्र का नमूना है। इसके भीतर उतनी ही बूंदें हैं जितनी समुद्र में। यदि ये ज्ञानी महोदय इन्हें गिनकर कह दे कि संख्या गलत है तो मैं हार मान लूंगा। अब अजनबी की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। संसार में कितने मूर्ख लोग हैं? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले नहीं जानता था, पर अब जानता हूं। जो व्यक्ति सोचता है कि ऐसे सवालों से किसी की बुद्धि को परखा जा सकता है, वह मूर्ख है, और जो उसे ज्ञानी मानते हैं वे भी मूर्ख हैं। तो आज अगर मैं गिनती करूं तो इस दरबार में एक सबसे बड़ा मूर्ख खड़ा है, और वो है ये अजनबी। दरबार तालियों से गूंज उठा। अजनबी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर एक बार साबित किया कि बुद्धि केवल किताबों से नहीं आती, बल्कि समझ और विनोद से आती है। हमारा दरबार न केवल ज्ञान का केंद्र है, बल्कि विवेक का मंदिर भी। अजनबी ने झुककर क्षमा मांगी और चुपचाप दरबार छोड़ दिया। उस घटना के बाद अकबर ने एक फरमान जारी किया, हमारे राज्य में किसी की परीक्षा लेने से पहले यह देखना आवश्यक है कि हम स्वयं उस योग्य हैं या नहीं। ज्ञान की असली कसौटी नम्रता और उपयोगिता है, और बीरबल, तुम हमारे सबसे अनमोल रत्न हो। बीरबल ने झुककर सलाम किया। सवालों का उत्तर देना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है सही दृष्टिकोण से जवाब देना। बीरबल हमें सिखाते हैं कि सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर भी बुद्धि, धैर्य और हंसी के माध्यम से दिया जा सकता है। कहानी 7। आगरा शहर मुगल सल्तनत की धड़कन, अपनी भव्यता और चहल पहल के लिए मशहूर था। यमुना के किनारे बसा ये शहर न सिर्फ बादशाह अकबर के आलीशान किले और दरबार का घर था, बल्कि यहाँ के बाजार भी दूर दूर तक अपनी रौनक और विविधता के लिए जाने जाते थे। इन्हीं बाजारों की एक संकरी पुरानी गली में मिट्टी के बर्तनों की एक छोटी सी पर जानी मानी दुकान थी। दुकान का मालिक था रहमत चाचा, एक बुजुर्ग कुम्हार जिसके हाथों में जैसे जादू था।
उसके बनाए सुराही, गमले, दिए और प्याले न सिर्फ अपनी बनावट में अनोखे होते थे, बल्कि उनकी मजबूती और मिट्टी की सौंधी खुशबू का भी कोई जवाब नहीं था। रहमत चाचा के लिए उसका ये हुनर और ये छोटी सी दुकान ही उसकी अंधे की लाठी थी, बुढ़ापे का एकमात्र सहारा, जिससे उसका और उसकी पोती जरीना का गुजारा चलता था। जरीना के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और तब से रहमत चाचा ने ही उसे पालपोस कर बड़ा किया था। अब जरीना सयानी हो गई थी और दुकान के कामों में अपने दादा का हाथ बंटाती थी। दोनों की जिंदगी सादगी भरी थी, पर उसमें संतोष और अपने हुनर पर गर्व था। रहमत चाचा की कला की कद्र करने वाले शहर में कम नहीं थे और उनकी रोजी रोटी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से रहमत चाचा के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। बाजार में एक नया बड़ा व्यापारी आया था, सेठ दामोदर दास। दामोदर दास पैसे वाला था और उसका इरादा बाजार पर कब्जा करना था। उसकी नजर रहमत चाचा की दुकान और उसके हुनर पर पड़ी। उसने देखा कि लोग रहमत चाचा के बनाए बर्तनों को खास मौकों के लिए खरीदते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। दामोदर दास ने सोचा कि क्यों न इस कला की नकल करके सस्ते दामों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जाए। उसने कुछ लालची कारीगरों को पैसे देकर रहमत चाचा के डिजाइनों की हूबहू नकल वाले बर्तन बनवाने शुरू कर दिए। ये बर्तन देखने में तो रहमत चाचा के बर्तनों जैसे ही लगते थे, लेकिन उनमें इस्तेमाल होने वाली मिट्टी घटिया थी और उन्हें पकाने में भी लापरवाही बरती जाती थी। नतीजा ये हुआ कि वे सस्ते तो थे, पर कमजोर और बेजान थे। दामोदर दास ने अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके इन नकली बर्तनों को बाजार में फैला दिया। उसने अपनी दुकान बड़ी शान शौकत से सजाई और जोर शोर से प्रचार किया कि वही असली और सबसे बढ़िया बर्तन बेचता है, वो भी कम दाम पर। धीरे धीरे लोग भ्रमित होने लगे। कई लोग जो सिर्फ दाम देखते थे, दामोदर दास के सस्ते बर्तनों की ओर आकर्षित होने लगे। कुछ समय बाद जब ये बर्तन जल्दी टूटने लगे या उनमें वो बात नहीं मिली, तो लोगों के मन में ये बात बैठने लगी कि शायद अब रहमत चाचा के काम में भी वो पहले वाली बात नहीं रही। दामोदर दास के गुर्गों ने ये अफवाह फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि रहमत चाचा बूले हो गए हैं, उनके हाथ कांपते हैं और अब वे अच्छा माल नहीं बना पाते। इसका सीधा असर रहमत चाचा की दुकान पर पड़ा। खरीदार कम होने लगे। जो आते भी वे दाम कम करने को कहते या बर्तनों की गुणवत्ता पर शक करते। रहमत चाचा का दिल टूट जाता। उनकी कला, उनका स्वाभिमान, उनकी अंधे की लाठी, सब कुछ खतरे में था। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। जरीना अपने दादा को यूं चुपचाप घुलते देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसने कई बार कहा, दादा, हम बादशाह सलामत के पास फरियाद लेकर क्यों नहीं चलते? रहमत चाचा एक गहरी सांस भरकर कहते, बेटी, बादशाह सलामत तक पहुंचना आसान नहीं, और हम गरीब कुम्हारों की सुनेगा कौन? सेठ दामोदर दास बड़ा आदमी है, उसकी पहुंच ऊपर तक है। कहीं ऐसा न हो कि हमें न्याय मिलने के बजाय और मुसीबत मोल लेनी पड़े। रहमत चाचा की आवाज में निराशा साफ झलकती थी। वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। उनकी एकमात्र उम्मीद, उनकी कला, अब उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। एक दिन बादशाह अकबर के सबसे चतुर और प्रिय सलाहकार बीरबल भेष बदलकर आगरा के बाजारों का जायजा लेने निकले थे। वे आम आदमी की तरह साधारण कपड़ों में गलियों में घूम रहे थे, लोगों की बातें सुन रहे थे और शहर के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे थे। घूमते घूमते वे उसी गली में आ पहुंचे जहां रहमत चाचा की दुकान थी। बीरबल ने देखा कि एक कोने में सुंदर कलात्मक मिट्टी के बर्तन उदास से रखे हुए हैं, जिन पर धूल जम रही थी। दुकान पर बैठा एक बुजुर्ग कुम्हार गहरे सोच में डूबा था। उसके चेहरे पर मायूसी छाई थी। पास ही एक लड़की सहमी सी खड़ी थी। वहीं कुछ ही दूरी पर एक बड़ी चमकदार दुकान पर भीड़ लगी थी, जहां वैसे ही दिखने वाले
पर कुछ बेजान से बर्तन धड़ल्ले से बिक रहे थे। बीरबल अनुभवी थे। वे तुरंत समझ गए कि यहां कुछ गड़बड़ है। वे रहमत चाचा की दुकान पर गए और एक सुंदर नक्काशीदार सुराही उठाई। चाचा, क्या खूब बनाई है, ऐसी कारीगरी तो अब देखने को नहीं मिलती। रहमत चाचा ने फीकी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। हाँ बेटा, कभी थी, अब तो बस। उनकी आवाज भर्रा गई। बीरबल ने नरमी से पूछा, क्या बात है चाचा? आप परेशान लग रहे हैं। दुकान भी खाली सी है, जबकि आपके बर्तन तो लाजवाब है। शुरू में रहमत चाचा हिचकिचाए, लेकिन बीरबल के अपनेपन और उनकी आंखों में दिखती समझदारी ने उन्हें हौसला दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। कैसे सेठ दामोदर दास उनके डिजाइनों की नकल करके, घटिया माल बेचकर और अफवाहें फैलाकर उनका धंधा चौपट कर रहा है, और कैसे उनकी रोजी रोटी, उनका सम्मान सब दाव पर लगा है। जरीना ने भी रोते हुए बताया कि कैसे सेठ के आदमी उन्हें कभी कभी धमकाते भी हैं। बीरबल ने पूरी कहानी ध्यान से सुनी। उनका दिल रहमत चाचा की बेबसी देखकर पसीज गया। उन्होंने उस बुजुर्ग कारीगर की आंखों में अपने हुनर के प्रति ईमानदारी और संकट के प्रति लाचारी देखी। वे समझ गए कि ये सिर्फ एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता का मामला नहीं है, बल्कि ये अन्याय और एक गरीब हुनरमंद इंसान को उसकी अंधे की लाठी से वंचित करने की कोशिश है। चाचा, आप चिंता न करें, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। सच्चाई और हुनर की हमेशा कद्र होती है। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। रहमत चाचा ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं बेटा? बीरबल मुस्कुराए, बस एक इंसाफ पसंद आम शहरी समझिए। आप हिम्मत मत हारिए, मुझे कुछ सोचने दीजिए। बीरबल ने रहमत चाचा से उनके कुछ बेहतरीन बर्तन खरीदे और सेठ दामोदर दास की दुकान से भी कुछ नकली बर्तन लिए, ताकि वे खुद उनकी गुणवत्ता परख सकें। महल लौटकर बीरबल ने दोनों तरह के बर्तनों की बारीकी से जांच की। फर्क साफ था। रहमत चाचा के बर्तन मजबूत थे, उनकी मिट्टी अच्छी तरह पकी हुई थी और उन्हें छूने पर एक खास एहसास होता था। जब उन्हें हल्के से ठोका जाता तो उनमें से एक मीठी खनकदार आवाज आती थी, जो अच्छी मिट्टी और सही तापमान पर पकने का सबूत थी। वहीं सेठ दामोदर दास के बर्तन भुरभुरे थे, मिट्टी कच्ची थी और ठोकने पर एक दबी हुई बेजान सी आवाज आती थी। बीरबल समझ गए कि इसी फर्क को बादशाह और दरबारियों के सामने साबित करना होगा। उन्हें एक ऐसी तरकीब सोचनी थी जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और सेठ दामोदर दास का पर्दाफाश हो सके। अगले दिन बीरबल बादशाह अकबर के पास पहुंचे। आलम पनाह, कल बाजार में घूमते हुए मुझे एक अजीब बात देखने को मिली। शहर के एक पुराने और माहिर कुम्हार रहमत चाचा, जिनकी कला की कभी धूम थी, आज फाके करने पर मजबूर है, जबकि एक नया व्यापारी उन्हीं के डिजाइनों की नकल करके खूब चांदी कूट रहा है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। ऐसा क्यों बीरबल? क्या रहमत चाचा के काम में अब वो बात नहीं रही? नहीं हुजूर, बीरबल ने कहा, बात कुछ और है। मुझे लगता है कि यह धोखाधड़ी और अन्याय का मामला है। मैं चाहता हूं कि आप खुद इस मामले की तहकीकात करें और इंसाफ करें। अकबर हमेशा न्याय के पक्षधर थे और कला के कद्रदान भी। उन्होंने कहा, जरूर बीरबल, बताओ हमें क्या करना होगा। बीरबल ने अपनी योजना बताई। जहां अपना, आप कल दरबार में रहमत चाचा और सेठ दामोदर दास दोनों को उनके बनाए कुछ बर्तनों के साथ बुलवाइए। हम एक छोटी सी परीक्षा रखेंगे जिससे असली और नकली का फर्क साफ हो जाएगा। अकबर मान गए। उन्होंने तुरंत दोनों को अगले दिन दरबार में हाजिर होने का हुक्म भिजवा दिया। अगले दिन शाही दरबार लगा हुआ था। एक तरफ सहमे हुए रहमत चाचा अपनी पोती जरीना के साथ खड़े थे। उनके सामने उनके कुछ चुने हुए बर्तन रखे थे। दूसरी तरफ सेठ दामोदर दास अकड़ कर खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, मानो उसे कोई डर न हो। उसने भी अपने सबसे अच्छे दिखने वाले नकली बर्तन सामने सजा रखे थे।
दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे कि आखिर होने क्या वाला है। बीरबल ने बादशाह से इजाजत लेकर बोलना शुरू किया। आलमपना और दरबार के माननीय सदस्यगण, आज हमारे सामने एक विवाद है। रहमत चाचा का दावा है कि वे बेहतरीन बर्तन बनाते हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वहीं सेठ दामोदर दास का कहना है कि उनके बर्तन भी उतने ही अच्छे बल्कि ज्यादा सस्ते हैं। आज हम एक साधारण सी परीक्षा से ये तय करेंगे कि किसके दावे में कितना दम है। बीरबल ने दोनों के सामने रखे बर्तनों में से एक एक सुराही मंगवाई। देखने में दोनों लगभग एक जैसी थी। बीरबल ने पहले सेठ दामोदर दास की सुराही उठाई। सेठ जी, आपके बर्तन बहुत खूबसूरत दिखते हैं। फिर उन्होंने एक छोटी सी लकड़ी की मूठ से सुराही पर धीरे से ठोका। एक दबी हुई भद्दी सी थप की आवाज आई। फिर बीरबल ने रहमत चाचा की सुराही उठाई और यह है रहमत चाचा की कारीगरी। उन्होंने उसी मूठ से रहमत चाचा की सुराही पर ठोका। पूरे दरबार में एक साफ, खनकदार और मधुर टन की आवाज गूंज उठी, जैसे कोई छोटा सा घंटा बजा हो। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, आपने आवाज का फर्क सुना? ये खनक बताती है कि मिट्टी को कितने ध्यान से गूंथा गया है और कितने सही तापमान पर पकाया गया है। ये असली कारीगरी की पहचान है। सेठ दामोदर दास का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया, लेकिन वो बोला, आवाज से क्या होता है? मजबूती होनी चाहिए। मेरे बर्तन भी बहुत मजबूत है। अच्छा, बीरबल ने कहा, चलिए ये भी देख लेते हैं। उन्होंने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक छोटी सी चौकी ले आया। बीरबल ने सेठ दामोदर दास की सुराही को चौकी पर रखा। जरा ध्यान से देखिएगा। और उन्होंने सुराही पर थोड़ा सा पानी डाला और उसे हल्के से चौकी के किनारे से नीचे गिरा दिया, करीब 1 फुट की ऊंचाई से। सुराही जमीन पर गिरते ही कई टुकड़ों में टूट गई। सेठ दामोदर दास चिल्लाया, ये क्या किया आपने? जानबूझकर तोड़ दिया। बीरबल शांत रहे। सब्र रखिए सेठ जी। उन्होंने अब रहमत चाचा की सुराही को उसी चौकी पर रखा, उतना ही पानी डाला और ठीक उसी ऊंचाई से नीचे गिराया। सुराही जमीन पर गिरी। हल्की सी आवाज हुई, पर वो बिल्कुल साबुत रही। उसमें एक खरोंच तक नहीं आई। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। फर्क शीशे की तरह साफ था। अब बीरबल ने सेठ दामोदर दास की ओर मुड़कर कहा, सेठ जी, अब आप क्या कहेंगे? आपकी सस्ती नकलें इस हुनरमंद कारीगर की मेहनत और सच्चाई का मुकाबला नहीं कर सकती। आपने न सिर्फ इनकी कला की नकल की, बल्कि झूठ और अफवाहों से इनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश भी की। यह सरासर अन्याय है। सेठ दामोदर दास का चेहरा शर्म और डर से सफेद पड़ गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो बादशाह के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने सेठ दामोदर दास को कड़ी फटकार लगाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सच्चे कारीगर के साथ ऐसा सलूक करने की? तुमने न सिर्फ उसे धोखा दिया, बल्कि हमारी सल्तनत की कला का भी अपमान किया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अकबर ने हुक्म दिया कि सेठ दामोदर दास पर भारी जुर्माना लगाया जाए और उसे आइंदा मिट्टी के बर्तनों का व्यापार करने से रोक दिया जाए। उसकी दुकान से सारे नकली बर्तन जब्त करके नष्ट कर दिए जाएं। फिर बादशाह अकबर रहमत चाचा की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर अब मुस्कान थी। रहमत चाचा, आपके हुनर ने आज हमारा दिल जीत लिया। आपकी कला सचमुच बेमिसाल है। हमें खेद है कि आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। बादशाह ने घोषणा की, आज से शाही रसोई और महल के बगीचों के लिए सारे मिट्टी के बर्तन सिर्फ रहमत चाचा की दुकान से ही खरीदे जाएंगे। उन्होंने रहमत चाचा को इनाम के तौर पर सोने की अशरफिया भी भेंट की। रहमत चाचा और जरीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। रहमत चाचा ने झुककर बादशाह का शुक्रिया अदा किया और फिर बीरबल की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। बीरबल जी, आपने आज हमें बचा लिया। आपने हमारी अंधे की लाठी को टूटने से बचा लिया। हम आपके ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे।
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। हुनर और सच्चाई का साथ देना ही असली इंसाफ है। बादशाह सलामत की सल्तनत में किसी हुनरमंद को यूं लाचार नहीं होने दिया जा सकता। उस दिन के बाद रहमत चाचा की दुकान पर फिर से रौनक लौट आई। शाही आदेश के बाद तो उनकी ख्याति और बढ़ गई। दूर दूर से लोग उनके बर्तन खरीदने आने लगे। सेठ दामोदर दास का झूठ बेनकाब हो चुका था और रहमत चाचा की कला का जादू एक बार फिर सर चढ़कर बोल रहा था। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से न सिर्फ एक मुश्किल परिस्थिति में फंसे व्यक्ति की मदद की थी, बल्कि ये भी साबित कर दिया था कि कैसे एक छोटी सी तरकीब किसी की जिंदगी का सहारा, उसकी अंधे की लाठी को वापस लौटा सकती है। कहानी 8। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का परचम लहरा रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे, तो उनकी राजधानी आगरा सिर्फ शानो शौकत और ताकत का ही मरकस केंद्र नहीं थी, बल्कि इल्म, ज्ञान और अदब, साहित्य का भी एक गुलिस्ता थी। शहंशाह अकबर खुद भी सीखने और जानने के शौकीन थे और उन्होंने अपने दरबार में एक से बढ़कर एक गुणी और बुद्धिमान लोगों को जगह दी थी, जिन्हें इतिहास नवरत्न के नाम से जानता है। इन्हीं नवरत्नों में एक हीरा ऐसा भी था जिसकी चमक सबसे निराली थी, राजा बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई, न्यायप्रियता और मुश्किल से मुश्किल पहेलियों को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। शहंशाह अकबर अक्सर अपनी जिज्ञासा शांत करने या महज मनोरंजन के लिए बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। कभी वो ऐसे सवाल पूछ बैठते जिनका जवाब देना असंभव लगता, तो कभी ऐसी परिस्थितियां बना देते जिनसे निकलना नामुमकिन जान पड़ता। लेकिन बीरबल हर बार अपनी सूझबूझ और तार्किक सोच से न सिर्फ उन पहेलियों को सुलझा देते, बल्कि शहंशाह और पूरे दरबार को भी अचरज में डाल देते थे। ये कहानी भी एक ऐसी ही शाम की है जब यमुना नदी की लहरें आगरा के किले की दीवारों को चूम रही थी और शहंशाह अकबर अपने प्रिय सलाहकार बीरबल और कुछ अन्य दरबारियों के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। सूरज ढलने को था, आसमान सिंदूरी रंग में नहाया हुआ था और ठंडी हवा के झोंके माहौल को और भी खुशगवार बना रहे थे। शाम का मंजर और शहंशाह का सवाल। शहंशाह अकबर का मिजाज आज बेहद खुश था। दिन भर की राजकीय व्यस्तताओं के बाद ये शांत वातावरण उन्हें सुकून दे रहा था। वो यमुना के बहते पानी को देख रहे थे, जिसमें डूबते सूरज का अक्स सुनहरी लकीरें खींच रहा था। नदी में कई नावें चल रही थी, कुछ इस किनारे से उस किनारे जा रही थी, कुछ उस किनारे से इस किनारे आ रही थी। मछुआरों की छोटी छोटी कश्तियां भी थी। दोनों किनारों पर लोगों की चहल पहल थी। कुछ लोग घाट पर नहा रहे थे, कुछ पानी भर रहे थे, कुछ बस यूं ही शाम का आनंद लेने आए थे। अकबर की पारखी नजरें ये सब देख रही थी। उनके जहन में हमेशा की तरह विचारों की लहरें उठ रही थी। अचानक उन्होंने अपने पास खड़े बीरबल की ओर मुड़कर एक सवाल पूछा, ऐसा सवाल जिसने आसपास खड़े सभी दरबारियों को चौंका दिया। बीरबल, शहंशाह ने गंभीर फिर भी थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम तो बड़े बुद्धिमान बनते हो। जरा बताओ तो, इस वक्त नदी के इस पार कितने आदमी हैं और उस पार कितने? सवाल सुनकर सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये कैसा सवाल था? नदी के दोनों किनारों पर अनगिनत लोग थे, आ जा रहे थे। उनकी गिनती करना, वो भी एक पल में, कैसे संभव था? दरबारियों की उलझन और प्रयास। एक दरबारी जो अपनी गणित की समझ पर बड़ा गुमान करता था, तुरंत आगे बढ़ा। आलम पनाह, उसने अदब से झुककर कहा, यह तो बड़ा मुश्किल काम है। लोग लगातार आ जा रहे हैं, सही गिनती करना तो नामुमकिन सा है। फिर भी अगर हुक्म हो तो मैं अपने सिपाहियों को भेजकर दोनों किनारों पर गिनती करवाने का प्रयास कर सकता हूं। इसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा। अकबर मुस्कुराए
वही तो बात है मीर्जा जी, हमें गिनती अभी चाहिए, इसी पल। तुम्हारे सिपाही जब तक गिनती शुरू करेंगे तब तक तो संख्या बदल चुकी होगी। एक और दरबारी जो चापलूसी में माहिर था बोला, शहंशाह सलामत, आप तो अंतर्यामी हैं। आपके लिए क्या मुश्किल है? आप तो एक नजर में ही जान गए होंगे। हम नाचीजों की भला क्या मजाल कि आपकी बुद्धि के सामने कुछ कह सकें। अकबर ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो जानते थे कि ये सिर्फ मक्खन लगाने की कोशिश है। उनकी नजरें अब बीरबल को ढूंढ रही थी, जो हमेशा की तरह शांत खड़े थे, और उनकी आंखों में एक परिचित चमक थी, जैसे वो किसी गहरे विचार में हो या शायद पहले ही जवाब जान चुके हों। एक तीसरे दरबारी ने, जो थोड़ा दार्शनिक अंदाज का था, कहा, हुजूर, आदमी तो आते जाते रहते हैं। नदी के इस पार या उस पार कितने हैं, ये जानना शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये जानना कि वे किस मकसद से यहां हैं। अकबर को उसकी बात में थोड़ी गहराई लगी, लेकिन ये उनके सवाल का सीधा जवाब नहीं था। उन्होंने फिर बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारी बुद्धि ने भी जवाब देना बंद कर दिया? बीरबल अदब से आगे आए। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई हड़बड़ी। उन्होंने पहले डूबते सूरज को देखा, फिर नदी की लहरों को, और फिर दोनों किनारों पर मौजूद लोगों की भीड़ पर एक नजर डाली। एक पल के लिए उन्होंने आंखें बंद की, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और शहंशाह अकबर की ओर देखकर मुस्कुराए। आलम पनाह, बीरबल ने शांत और सधे हुए स्वर में कहा, आपके सवाल का जवाब बहुत आसान है। सभी दरबारी कान लगाकर सुनने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बीरबल इसे आसान कह रहे हैं। तो बताओ, अकबर ने उत्सुकता से कहा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस नदी के दोनों किनारों पर, यानी इस पार और उस पार, मिलाकर इस समय केवल 2 तरह के आदमी हैं। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। 2 तरह के? वो कैसे? अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में आश्चर्य था। बीरबल ने समझाया, हुजूर, पहली किस्म के आदमी वो है जो जरूरतमंद है। वे यहां किसी काम से आए हैं, कोई पानी भरने, कोई नहाने, कोई नाव से नदी पार करने, कोई मछली पकड़ने, कोई अपने घर जाने। वे अपने काम में लगे हैं, अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। दरबारियों के चेहरों पर अभी भी उलझन थी। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और जहां पनाह, दूसरी किस्म के आदमी वो है जो फजूल है। फजूल? अकबर ने दोहराया। उनकी भौहें सिकुड़ गई। फजूल से तुम्हारा क्या मतलब है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फजूल वो जो बिना किसी काम के, बिना किसी जरूरत के, बस ये देखने में लगे हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, या जो दूसरों के काम में दखल दे रहे हैं, या फिर मेरी तरह ये गिनने की कोशिश कर रहे हैं कि नदी के इस पार कितने आदमी हैं और उस पार कितने। जैसे ही बीरबल ने अपनी बात खत्म की, एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। दरबारियों को समझने में थोड़ा वक्त लगा। फिर अचानक शहंशाह अकबर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी की गूंज यमुना के किनारे दूर तक फैल गई। वाह बीरबल, वाह! अकबर ने हंसते हुए कहा, क्या खूब जवाब दिया है। तुमने तो सवाल की जड़ ही पकड़ ली। सचमुच, दुनिया में लोग 2 ही तरह के होते हैं। एक वो जो अपने काम से काम रखते हैं, जो किसी मकसद से जी रहे हैं, और दूसरे वो जो फजूल में अपना और दूसरों का वक्त बर्बाद करते हैं, दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते हैं। बीरबल का जवाब दरअसल एक सीधा संख्यात्मक उत्तर नहीं था, बल्कि एक तार्किक और दार्शनिक समाधान था। अकबर का प्रश्न सतह पर एक गिनती का प्रश्न था, लेकिन व्यावहारिक रूप से उसका उत्तर देना असंभव था। बीरबल ने यह समझा कि शहंशाह केवल उनकी बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं, और शायद ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बीरबल इस असंभव दिखने वाले प्रश्न का कोई व्यावहारिक हल निकाल सकते हैं। बीरबल ने संख्या की निरर्थकता को पहचाना। नदी के किनारे लोगों की गिनती करना एक क्षणिक और व्यर्थ का प्रयास होता।
संख्या हर पल बदल रही थी। इसलिए बीरबल ने प्रश्न के मूल भाव को पकड़ा। शहंशाह, एक शासक के तौर पर लोगों की संख्या से ज्यादा शायद उनकी प्रकृति या उनके उद्देश्य में रुचि रखते होंगे, या कम से कम बीरबल ने इसे इस तरह से प्रस्तुत किया। उनका जवाब जरूरतमंद और फजूल केवल दो श्रेणियों को दर्शाता है। जरूरतमंद ये वे लोग हैं जो समाज या अपने जीवन में किसी न किसी सार्थक गतिविधि में लगे हैं। वे उत्पादक हैं, किसी उद्देश्य से प्रेरित है। एक शासक के लिए ये वे लोग हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना में योगदान करते हैं। फजूल ये वे लोग हैं जो या तो आलस्य में समय बिता रहे हैं या नकारात्मक गतिविधियों जैसे दूसरों के काम में बाधा डालना, जासूसी करना, व्यर्थ की बातें करना में लिप्त है। बीरबल ने बड़ी चतुराई से खुद को भी इसी श्रेणी में डाल दिया, ये गिनने की कोशिश करने वाले के रूप में, जिससे उनकी बात में विनम्रता और हास्य का पुट आ गया। एक शासक के लिए ये श्रेणी कम उत्पादक या संभावित रूप से समस्याग्रस्त हो सकती है। इस प्रकार बीरबल ने एक असंभव संख्यात्मक पहेली को एक व्यावहारिक दार्शनिक वर्गीकरण में बदल दिया, जो एक शासक के लिए अधिक प्रासंगिक था। उन्होंने ये दर्शाया कि सटीक गिनती जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझना है कि लोग किस प्रकार के हैं और उनकी गतिविधियां क्या है। ये तार्किकता और चतुराई का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। शहंशाह अकबर बीरबल के इस जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने न केवल बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की, बल्कि उनके नजरिए की गहराई को भी सराहा। अन्य दरबारी भी बीरबल की हाजिर जवाबी और समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता के कायल हो गए। वे समझ गए कि बीरबल केवल मजाकिया या चतुर ही नहीं है, बल्कि उनमें जीवन और शासन की गहरी समझ भी है। उस शाम जब सूरज पूरी तरह यमुना के आगोश में समा गया और तारे टिमटिमाने लगे, शहंशाह अकबर और बीरबल किले की ओर लौट पड़े। अकबर के मन में बीरबल के प्रति सम्मान और बढ़ गया था। उन्हें एहसास था कि बीरबल जैसा सलाहकार मिलना किसी नियामत से कम नहीं, जो न सिर्फ मुश्किल पहेलियों को सुलझा सकता है, बल्कि जीवन और शासन के गूढ़ रहस्यों को भी सरल शब्दों में समझा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर मुश्किल लगने वाले सवालों के जवाब बहुत सरल होते हैं। बस हमें देखने का नजरिया बदलने की जरूरत होती है। बीरबल की तरह हमें समस्या की तह तक जाना चाहिए और उसके मूल भाव को समझना चाहिए, न कि केवल सतह पर उलझकर रह जाना चाहिए। और हां, दुनिया में शायद सचमुच दो ही तरह के लोग होते हैं, जरूरतमंद और फजूल। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस श्रेणी में रहना चाहते हैं।